हेलो दोस्तों, नमस्कार। विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्रीराम यादव आपके बीच पुनः एक बार भारत का जो भौगोलिक परिचय चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज भारत का भूगर्भीय परिचय। भूगर्भीय परिचय में भारत के जो भौगोलिक खंड है उनका इतिहास, उनके जो भौगोलिक भूभाग से संबंधित परिचय, उन पर आज हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें भारत की, तो भारतीय जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है इतिहास की दृष्टि से। जिसमें सबसे पहले बात करें हम भारत का जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या इसको हिमालय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके पश्चात तीसरा पार्ट इसका आता है मैदानी प्रदेश, और 3 नंबर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का जो मुख्यतः इतिहास है भौगोलिक के, तो उसमें 3 क्षेत्रों में अध्ययन करेंगे। जिसमें आपको पहला बताया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या इसको बोलेंगे हिमालय पर्वत। उसके पश्चात आता है मैदानी प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों जैसे आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में भारत के भौगोलिक या भौतिक प्रदेशों के बारे में जिक्र किया था, और कुल भारत को 5 भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको बताया था, जिसमें हिमालय पर्वत था या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीपीय प्रदेश। तो इन भौतिक प्रदेशों का जो इतिहास रहा है वो कौन कौन से क्षेत्रों से या कौन कौन से भौगोलिक खंडों से। तो सबसे पहले हम बात करें, सामान्य जानकारी आपको पता है कि हमारा हिमालय जो पर्वत है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसे 33 सागर का अंग माना गया है। प्रायद्वीपीय पठार इसको गोंडवाना लैंड का, और मैदानी प्रदेश 33 सागर का। तो 33 सागर की इससे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, और ये जो क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड क्या था, अंगारा लैंड क्या था, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जैसे हमने पढ़ा था, पृथ्वी का जो प्रारंभिक चरण माना गया है उसमें केवल एक महाद्वीप था, और इस महाद्वीप को जो नाम दिया गया था वो था पेंजिया। पेंजिया महाद्वीप, और पेंजिया के चारों ओर जो जल भरा हुआ था उसको नाम दिया गया था पैंथालासा महासागर। पैंथालासा महासागर से ही 33 सागर की उत्पत्ति। उसके पश्चात पैंथालासा सागर के वर्तमान जो स्वरूप हैं उसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर। इसके अलावा जो पेंजिया था उसके विघटन से 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों हम जो चर्चा करते हैं सबसे पहले कि पेंजिया की स्थिति कैसे रही होगी और पेंजिया का विघटन कौन कौन से कालक्रम में हुआ। तो सबसे पहले बात करें, जैसे हमने बताया कि प्रारंभिक जो महाद्वीप था पृथ्वी पर, एक महाद्वीप विशाल आकार का, उसको नाम दिया गया पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर जो जल भरा हुआ था उसको नाम दिया गया पैंथालासा। एक बड़ा महासागर था। पैंथालासा महासागर और पेंजिया की स्थिति प्रारंभिक चरण में थी। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की घटनाएं, जिसमें भूकंपीय घटनाएं, प्लवनशीलता व प्लेटों का अपसरण अभिसरण, इन घटनाओं से 7 महाद्वीप व 5 महासागरों का निर्माण हुआ। तो बात करें प्रारंभिक चरण में, जब पेंजिया जब टूटा तो इसके 2 भाग बने। तो पेंजिया का जो उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड के नाम से जाना गया
और दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। तो ये भाग अंगारा लैंड। उसके पश्चात दक्षिण का जो भाग है वो कहलाया गोंडवाना लैंड। और इनके मध्य जो एक उथला हुआ सागर बना उसे नाम दिया गया तैतीस सागर। तो तैतीस सागर की स्थिति अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य। इनके मध्य यहाँ पर तैतीस सागर का निर्माण हुआ। तो हमने जैसे बातें की, भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है उसमें जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर का, अर्थात भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये जुड़ा हुआ है गोंडवाना लैंड से, और जो हिमालय पर्वत है और मैदानी प्रदेश है ये जुड़े हुए हैं तैतीस सागर से। अब इनकी उत्पत्ति कौन से समय हुई, कैसे भी, तो इन पर चर्चा करें। तो जैसे अभी बताया मैंने आपको, अंगारा लैंड का हिस्सा, अंगारा लैंड से जो बनने वाले महाद्वीप थे उनमें जो महाद्वीप बने तो उनमें चर्चा करें। सबसे पहले यहाँ पर जो अंगारा लैंड का हिस्सा था उससे अलग होकर जो महाद्वीप बना था उसको नाम दिया गया उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की स्थिति विश्व के मानचित्र में यहाँ पर बनती है और ये अंगारा लैंड का अवशेष माना जाता है। यहाँ पर इसकी स्थिति है। उत्तरी अमेरिका के अलावा अंगारा लैंड से बनने वाले महाद्वीप थे यूरोप और एशिया। तो यूरोप और एशिया की जो संयुक्त प्लेट है उसको नाम दिया गया यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट में दो महाद्वीप आते हैं, यूरोप और एशिया। इसके अलावा बात करें हमें, जैसे भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा ना होकर या अंगारा लैंड का हिस्सा ना होकर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर स्थिति जो बनी वो बनती यूरोप की। यूरोप क्षेत्रफल में विश्व का छठवां बड़ा महाद्वीप है और इस पर सर्वाधिक प्रायद्वीप पाए जाते हैं। अतः प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है और महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया। तो यहाँ पर एशिया की स्थिति बनती है, ये वर्तमान स्थिति है। अब बात करें यहाँ पर ये भारतीय प्लेट है। तो भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा नहीं है, या बात करें अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यहाँ पर बनता है अरब का प्रायद्वीप, अरब। तो अरब क्षेत्र भी यूरेशियन प्लेट का हिस्सा ना होकर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप किससे कहते हैं, तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहाँ पर स्थिति आपको दिख रही है, अरब का प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप और सबसे लंबा भारत का प्रायद्वीप। तो यहाँ पर दोनों प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। इसके अलावा बात करें, ये यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो बना उसको नाम दिया गया ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड की स्थिति भी अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड से बनने वाले महाद्वीपों में बात करें, एक तो उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ पर यूरेशिया, और ग्रीनलैंड। इसके अलावा यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ महाद्वीप है दक्षिण में, उसको नाम दिया गया दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका की स्थिति यहाँ पर बनती है। अब दक्षिणी अमेरिका का जो या दक्षिणी अमेरिका हिस्सा है वो है गोंडवाना लैंड का, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर स्थिति स्पष्ट होती है अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप की स्थिति बनती है। ये स्थिति बनती है गोंडवाना लैंड से। हाँ, तो यहाँ पर अफ्रीका की स्थिति गोंडवाना लैंड से।
उससे आगे बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति यहाँ पर बनती है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की सीमा बनाता हुआ विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति भी गोंडवाना लैंड से। इसके अलावा यहाँ पर बनेगा जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है, वर्ष पर बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, वह अंटार्कटिका महाद्वीप, विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप। तो अंटार्कटिका की स्थिति भी जो बनी है वो बनती है गोंडवाना लैंड से। अंटार्कटिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो पेंजिया का विघटन हुआ, 2 भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड की स्थिति में हमने समझा है उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, ये सभी अंगारा लैंड के हिस्से हैं। गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका, और इनके मध्य जो सागर बना था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य, उसकी स्थिति थी तैतीस सागर। तो जैसे आगे बात करें हम भारतीय जो क्षेत्र, उसमें हमने चर्चा की कि प्रायद्वीपीय भारत है, ये किसका पार्ट है? तो प्रायद्वीपीय भारत भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पर आपको स्थिति स्पष्ट करनी है भारत की। तो भारत का जो भाग था उसमें मैंने इससे बताए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान या मैदानी प्रदेश, ये 33 सागर के पार्ट बनेंगे, और प्रायद्वीपीय पठार है गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड का हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार, वर्तमान स्थिति जुड़ी हुई इसकी यूरेशियन प्लेट से। और भारत का जो सबसे प्राचीन पार्ट भी माना गया है वो प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार की वास्तविक स्थिति कहाँ पे थी? या गोंडवाना लैंड या पेंजिया के कौन से भाग पर प्रायद्वीपीय पठार था? तो जैसे बात करें हम कालक्रम में, तो पृथ्वी का जो पहला कालक्रम माना गया है उसको नाम दिया गया अर्ध महाकल्प। अर्ध महाकल्प जो था उसके 2 पार्ट हैं। उसमें एक तो जैसे बात करें आर्कियन युग, आर्कियन युग, और उसके पश्चात दूसरा पार्ट बनता है इसका प्रीकैम्ब्रियन। तो इन युगों में पृथ्वी पर सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ। तो जो पहली चट्टान थी वो चट्टान कौन सी युग में बनी? तो उन चट्टानों का प्रारंभ हुआ आर्कियन युग। अर्थात भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर आर्कियन युगीन चट्टानों का निर्माण पेंजिया के दक्षिणी भाग पे हुआ, और आर्कियन युग से लेकर प्रीकैम्ब्रियन युग से चट्टानें बनी, जिसमें प्राथमिक चट्टान थी। तो प्राथमिक चट्टान की बात करें आग्नेय, दूसरी चट्टान अवसादी, और दोनों चट्टानों का परिवर्तित रूप कायंत्रित के नाम से जाना गया। कायंत्रित के नाम से जाना गया। तो 3 मूल चट्टानें आग्नेय, अवसादी और दोनों चट्टानों का रूप परिवर्तन कायंत्रित। तो जो बात कर रहे थे हम आर्कियन युग में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके पश्चात अवसादी। तो आर्कियन से लेकर प्रीकैम्ब्रियन युग तक भारत प्रायद्वीपीय भारत पर जो चट्टानें बनी वो बनी पेंजिया के दक्षिणी भाग पर। पेंजिया का दक्षिणी भाग की जो स्थिति जो बनती है उससे जो भाग बना वो गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड पे ही प्रायद्वीपीय पठार जो जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था। यहाँ पर स्थिति को देखें तो अफ्रीकन प्लेट और यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप, साथ में इससे जुड़ा हुआ पार्ट था वो था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर प्रायद्वीपीय से जुड़ा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम दिया गया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारत की और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त प्लेट का नाम था। यहाँ पर प्रायद्वीपीय जो भारत है यहाँ पर जुड़ा हुआ अफ्रीका से और यहाँ पर अंटार्कटिका। तो इन क्षेत्रों से अलग होकर भारतीय प्लेट का जो वर्तमान स्वरूप बना है वो बना है यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की है वो थी अंगारा लैंड से जुड़ी हुई। तो हम बात करते हैं आगे यूरेशियन प्लेट से और भारतीय प्लेट की जो गति हुई वो कौन से कालक्रम में हुई, इसके प्रभाव क्या रहे। तो जब भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई उस समय एक तो भारत का जो पश्चिमी तट बनेगा प्रायद्वीपीय पठार का उसका निर्माण होता है। वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तो ये पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय पठार के सारे साथ जुड़ी हुई है या इसका पश्चिमी तट पर इसकी उत्पत्ति यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट और भारतीय प्लेट के अपसरण से हुई। तो भारत का जो पश्चिमी तट बना है वो बना है अपसरण से और अपसरण दो प्लेटों का, अफ्रीकन प्लेट और भारतीय प्लेट। यहाँ पर भ्रंश कगार के रूप में पर्वत श्रृंखला स्थित है जिससे वर्तमान नाम पश्चिमी घाट नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति यहाँ पर जो कालक्रम देखें तो आता क्रेटियस युग, क्रेटियस युग में यह भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का अपसरण हुआ। उसके पश्चात बात करें जब भारतीय प्लेट यहां पर अफ्रीकन प्लेट से टकराई, यूरेशियन प्लेट से, तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के दबाव से यहाँ पर 33 सागर में जो पर्वत बना उसे नाम दिया गया है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई वो दो प्लेटों के दबाव से, यूरेशियन और भारतीय प्लेट, और ये हिमालय पर्वत जो बना वो बना 33 सागर में। तो इस प्रकार हिमालय पर्वत बन जाने के पश्चात नई नदियों का उद्गम होता है और नई नदियों के उद्गम से भारत का जो यह हिमालय के दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पर एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ जिसके नाम दिया गया उत्तर का विशाल मैदान। तो 3 चरणों में भारत के भौगोलिक खंडों का निर्माण हुआ। तो अब इन 3 चरणों का जो क्षेत्रीय या भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेश है उनके निर्माण पर हम चर्चा करेंगे भारत में। तो बात करते हैं हम भारत के भौगोलिक खंडों की। तो सबसे प्राचीन प्रदेश जिस पे हमने चर्चा की प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति यहाँ पर बनती है।
तो प्रायद्वीपीय पठार है वो तीन ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इसमें स्थिति हमने देखी है कि भारत का जो पश्चिमी तट है ये जुड़ा हुआ क्षेत्र था अफ्रीका से। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी तटीय प्रदेश ये जुड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र और ये है अफ्रीकन प्लेट। इसमें हमने तटों पे भी बात की थी, जैसे भारत का जो पश्चिमी तट है इनके क्षेत्रीय नाम दिए गए थे, जिसमें कोरोमंडल तट और मालाबार तट की स्थिति हमने पढ़ी थी। तो कोरोमंडल जो तट है वो प्रारंभ होता है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से लेकर गोदावरी कृष्णा या भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं जिसमें आते तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर स्थिति होती है कोरोमंडल। कोरोमंडल का जो क्षेत्र है या कोरोमंडल के क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका संबंध कौन से महाद्वीप से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर तट है मालाबार। मालाबार तट की स्थिति बनती है यहाँ पर जैसे केरल, कर्नाटक। इसके अलावा यहाँ पर कोंकण तट, तो कोंकण तट की स्थिति बनती है महाराष्ट्र और गोवा। तो इन तटों पर पाए जाने वाली जो चट्टानें वो कौन से महाद्वीप से जुड़ी हुई हैं? अफ्रीका महाद्वीप। तो पहले तो आपको ये स्थिति याद रखनी है, पश्चिमी तट कौन से महाद्वीप से जुड़ा हुआ था? अफ्रीका। और पूर्वी तट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में जो भौतिक प्रदेश है इनमें सबसे प्राचीन जो क्षेत्र बना था वो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण काल प्रारंभ हुआ था वो हुआ था पेंजिया पर आर्कियन युग से। आर्कियन युग, तो आर्कियन युग से लेकर यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है। क्रेटेस युग से संबंधित। तो इसका जो हम अध्ययन करेंगे अलग अलग चरणों में करेंगे। तो पहला युग होगा इसमें आर्कियन युग से संबंधित चट्टान। उसके पश्चात दूसरा क्रम आएगा इसमें धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम से संबंधित है चट्टानें। उसके पश्चात यहाँ पर तीसरा क्रम कोडप्पा क्रम। इसके अलावा 4 नंबर पे जो क्रम आएगा उसको नाम दिया गया है विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम से संबंधित चट्टानें। उसके पश्चात 5 नंबर पे क्रम आएगा उसको नाम दिया गया है द्रविड़ क्रम। द्रविड़ क्रम, द्रविड़ क्रम को बोलेंगे गोंडवाना क्रम। इसके पश्चात 6 नंबर का चरण है उसको नाम दिया गया है दक्कन का लावा पठार या लावा क्रम की चट्टान। लावा क्रम की चट्टानें। लावा क्रम की चट्टान। तो लावा क्रम की चट्टान का संबंध कौन से काल से संबंधित है? तो इसका संबंध क्रेटेस युग से। द्रविड़ क्रम या गोंडवाना क्रम इसका कार्बोनोफेरस, विंध्यन क्रम, कोडप्पा क्रम, धारवाड़ क्रम, आर्कियन युग। इन 6 चरणों में प्रायद्वीपीय पठार की भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें आर्कियन युग। तो आर्कियन युग में जैसे आपको बताया चट्टानें बनी थी वो थी प्राथमिक चट्टान, जिसमें शामिल करते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों की विशेषता है जीवाश्म रहित चट्टानें, परतदार रहित हैं। इन चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं जिनमें मुख्य विशेषता लोहा, तांबा, टिन, जस्ता आदि। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र वहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार जो मिलेगा हमें वो मिलता है एक तो बंगाल नीस का क्षेत्र। तो बंगाल नीस का क्षेत्र जो बनता है वो यहाँ पर बंगाल नीस। इसके अलावा
तीसरा जो इसका बनता है वो बनता है बुंदेलखंड नीस, बुंदेलखंड, और सॉरी ये दूसरा क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र यहाँ पर बनेगा नीलगिरी नीस। तो आर्कियन क्रम को 3 चरणों में बांटा गया है। इसके चरण आपको मिलेंगे। पहला चरण जैसे बताया बंगाल नीस, उसके पश्चात बुंदेलखंड, और तीसरा चरण यहाँ पर है नीलगिरी नीस। यहाँ पर आर्कियन युग से संबंधित चट्टानें, और इनमें प्रमुख चट्टान बताए मैंने। आग्नेय विशेषता जैसे आपको बताइए, इन चट्टानों की विशेषता जीवाश्म रहित होती है, जीवाश्म या परत रहित। खनिजों की बात करें तो इनमें लोहा, तांबा, टिन, बॉक्साइट आदि इन चट्टानों के प्रमुख है विशेषता। तो बंगाल नीस का जो क्षेत्र आता है, इसमें पश्चिम बंगाल या छोटा नागपुर के पठार के आसपास का क्षेत्र। तो पश्चिम बंगाल का जैसे रानीगंज, झरिया का क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा छोटा नागपुर झारखंड की स्थिति आती है। उड़ीसा का क्षेत्र आता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको शामिल किया गया है। बुंदेलखंड नीस। नीलगिरी नीस की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार पर इसका विस्तार आएगा, जैसे कर्नाटक के अलावा इसमें तमिलनाडु। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का सीमावर्ती क्षेत्र आता है, ये आता है नीलगिरी नीस। तो आर्कियन युग के पश्चात आगे बात करें हम, अगला क्रम आता है धारवाड़ क्रम। अब धारवाड़ जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, जहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानें उनको रखा गया है धारवाड़ क्रम, जिसमें कर्नाटक का धारवाड़ और बेलारी जिला आता है। तो धारवाड़ क्रम की उत्पत्ति जुड़ी हुई है आर्कियन से लेकर प्री कैम्ब्रियन युग तक, और इस क्रम में जो बनने वाली चट्टानें थी, जिसमें प्री कैम्ब्रियन युग का जो सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति बनती है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक। इस युग में बना है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो जैसे मैंने बताया इसकी स्थिति, धारवाड़ क्रम की जो स्थिति स्पष्ट होगी आपको, वो कर्नाटक। तो कर्नाटक की स्थिति यहाँ पर आती है। कर्नाटक का जो मुख्य जिला है धारवाड़ और बेलारी। इसके अलावा यहाँ पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो क्षेत्र आता है, इसमें आता है जैसे मदुरई का क्षेत्र आता है, यहाँ पर कोयम्बटूर का क्षेत्र आता है। ये जो क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है धारवाड़ क्रम से। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर इस क्षेत्र में भी धारवाड़ क्रम से संबंधित चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर आर्कियन युग से लेकर प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों का विस्तार है, जिसमें कौन मुख्य क्रम आता है धारवाड़ क्रम। इस क्रम की चट्टानों में मुख्य जो धातु पाई जाती है
उसमें आता है लोहा, तांबा, सोना। भारत का जो सर्वाधिक सोना निकाला जाता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, जिसमें सबसे बड़ी खानों की बात करें तो कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी जो सोने की खान है वो स्थित है। इसके अलावा लोहे की बड़ी खान कर्नाटक में कुद्रेमुख, उसका विस्तार भी धारवाड़ क्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कुद्रेमुख की स्थिति है वो लोहे की प्रमुख बड़ी खानों में आती है। इसके अलावा सोने की बड़ी खान कोलार व हट्टी, इनकी स्थिति आती है कर्नाटक। भारत का सर्वाधिक सोना निकाला जाता है। तो भारत की बड़ी सोने की खानें, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो, और ओंटारियो की स्थिति बनती है कनाडा में। और विश्व की सबसे बड़ी सोने की मंडी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो धारवाड़ क्रम की उत्पत्ति जैसे मैंने बताई आर्कियन युग से लेकर प्री कैम्ब्रियन युग में इस क्रम की चट्टानों का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा राजस्थान से जुड़े हुए क्षेत्र यहाँ पर मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम से संबंधित चट्टानों का विस्तार है पाया जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार पर हमने 2 क्रम पढ़े, इसमें आर्कियन से लेकर धारवाड़ क्रम। उसके पश्चात तीसरा क्रम प्रारंभ होता है कोडप्पा क्रम। अब स्थिति स्पष्ट करें कोडप्पा क्षेत्र। तो कोडप्पा जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का जो जिला है कोडप्पा, वहाँ पर जो चट्टानें बनी हैं, इन चट्टानों की विशेषता की बात करें तो ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर स्थिति स्पष्ट होगी कोडप्पा, आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र आता है यहाँ पर उड़ीसा का। इसके अलावा यहाँ पर है तेलंगाना, मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ पर। इसके अलावा कर्नाटक, ये जो क्षेत्र है ये जुड़ा हुआ क्षेत्र कोडप्पा क्षेत्र से। कोडप्पा क्षेत्र की जो उत्पत्ति काल माना जाता है उसको माना जाता है ओलिगोसिन व सिल्यूरियन काल। इस कल्प में कोडप्पा क्षेत्र का विकास हुआ। कोडप्पा क्षेत्र से संबंधित जो पठार है यहाँ पर, जैसे उड़ीसा में दंडकारण्य खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। दंडकारण्य क्षेत्र से सर्वाधिक लोहा निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है टिन, मैग्नीज काफी मात्रा में निकाले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है माही नदी घाटी क्षेत्र भी दंडकारण्य का पार्ट है। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, ये भी जुड़ा हुआ है कोडप्पा क्रम से। इसके अलावा तेलंगाना का पठार, तो इन क्षेत्रों में कोडप्पा क्रम से संबंधित चट्टानों का विस्तार पाया गया है। उत्पत्ति काल बताया ओलिगोसिन व सिल्यूरियन कल्प। तो तीसरे चरण के पश्चात बात करें, अगला चरण इसमें बना है विंध्यन क्रम। तो विंध्यन क्रम में का विस्तार जो मिलेगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की स्थिति आपको स्पष्ट करनी है। ये स्थिति बनती है मध्य भारत में, मध्य भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है विंध्याचल। तो विंध्याचल की स्थिति गुजरात से प्रारंभ होकर ये जाती है बिहार में इसका अंतिम छोर पारसनाथ माना जाता है। तो विंध्याचल में यहाँ पर गुजरात,
इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर विंध्यन क्रम का विस्तार आता है। बात करें विंध्यन क्रम की उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति मानी गई सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प में विंध्यन क्रम का विकास हुआ। विंध्यन क्रम में सर्वाधिक जो खनिज पाए जाते हैं उसमें बलुआ पत्थर, बहुमूल्य पत्थर ले व अर्धकीमती पत्थर। अब बहुमूल्य व अर्धकीमती पत्थरों में बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक निकाला जाता है मध्य प्रदेश में पन्ना, हीरा। भारत में जो सर्वाधिक हीरा या हीरे की सबसे बड़ी खान है वो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना जवाहरात यहाँ से निकाले जाते हैं। और भारत की सबसे बड़ी हीरा जो मंडी है वो सूरत में है। बात करें विश्व की तो विश्व में सबसे बड़ी जो हीरे की खान है वो किम्बरले मंडी भी है और विश्व की सबसे बड़ी खान भी है। और विश्व में सर्वाधिक जो हीरा उत्पादन होता है वो रूस में होता है। तो विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला से बलुआ पत्थर, बहुमूल्य व अर्धकीमती पत्थर, इसके अलावा चूना पत्थर भी यहाँ पर भारी मात्रा में निकाला जाता है। बलुआ पत्थर की बात करें जिसमें अनेक प्रकार के रंगों के पत्थर होते हैं, लाल रंग का पत्थर, स्लेटी रंग का पत्थर। तो हमारा जो लाल किला जो बना हुआ है दिल्ली में वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये बलुआ पत्थर प्रसिद्ध है राजस्थान के। तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें धौलपुर, भरतपुर, चित्तौड़, बूंदी आदि जिलों के पार्ट आते हैं, यहाँ पर ये क्षेत्र भी जो बनता है वो विंध्यन क्रम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, विंध्यन क्रम से। तो स्थिति आपको स्पष्ट करनी है। विंध्यन क्रम का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र। इसका जो उत्पत्ति काल माना गया वो सिल्यूरियन कल्प में। यहाँ पर खनिजों की मुख्य विशेषता है बलुआ पत्थर, इसके अलावा चूना पत्थर, बहुमूल्य व अर्धकीमती पत्थरों का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। और विंध्यांचल जो पर्वत श्रृंखला वो मध्य भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आगे बात करें तो अगला जो क्रम आता है उसको नाम दिया गया द्रविड़ क्रम। अब द्रविड़ क्रम का दूसरा नाम है गोंडवाना क्रम। द्रविड़ क्रम या गोंडवाना क्रम का जो विकास माना गया है वो माना गया कार्बोनोफेरस युग। द्रविड़ क्रम, तो इसके उत्पत्ति काल कार्बोनोफेरस युग। कार्बोनोफेरस युग में द्रविड़ क्रम का विकास हुआ। इस क्रम में जो चट्टानें बनी उन चट्टानों में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का लगभग 98% कोयला कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? 98% कोयला ये द्रविड़ क्रम से संबंधित चट्टानों में पाया जाता है। अब द्रविड़ क्रम का जो विकास हुआ ये कार्बोनोफेरस युग में। इस समय से संबंधित चट्टानों में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म भारत का 98% कोयला भी इन चट्टानों से निकाला जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार, द्रविड़ क्रम का जो विस्तार है ये विस्तार आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार के लगभग भाग पर, जिसमें बात करें छोटा नागपुर क्षेत्र, तो छोटा नागपुर क्षेत्र की स्थिति बनती है
झारखंड, इसके अलावा बिहार, यहाँ पर बिहार का क्षेत्र आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इस क्षेत्र से भारत का सर्वाधिक कोयला भी निकाला जाता है। छोटा नागपुर को भारत का रूर भी कहा जाता है, रूर। और रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है। और रूर जो क्षेत्र है उसकी स्थिति बनती है यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप का औद्योगिक हृदय स्थल रूर नदी के मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। और रूर नदी का जो मैदानी प्रदेश है वो जर्मनी में स्थित है, जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। उसी प्रकार हमारे भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है। जहाँ के प्रमुख जो क्षेत्र बनेंगे वो बनेंगे हजारीबाग व गया का क्षेत्र, ये क्षेत्र बनता है बिहार में। इसके अलावा दामोदर नदी घाटी और रानीगंज ये क्षेत्र बनेंगे पश्चिम बंगाल में। झरिया का क्षेत्र बनेगा झारखंड में, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला। तो मूल रूप से यहाँ पर कार्बोनोफेरिस या द्रविड़ क्रम से संबंधित चट्टानों का विस्तार है। इसके अलावा राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें जोधपुर के आसपास का भाग आता है, जिसको बोलते हैं बाप बोल्डर्स की पहाड़ियाँ, बाप है बोल्डर्स। इसका विकास भी द्रविड़ क्रम से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक ये क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग जो चट्टानों का विस्तार है वो द्रविड़ क्रम से संबंधित है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर कौन से क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है, तो कार्बोनोफेरिस युग या द्रविड़ क्रम। और इन चट्टानों से भारत का लगभग 98% कोयला निकाला जाता है। तो इस प्रकार अब तक हमने जो चरण पढ़े हैं द्रविड़ क्रम तक। उसके पश्चात अगला क्रम आता है भारत का दक्कन का पठार या लावा क्रम की चट्टान। तो भारत में जो लावा क्रम की चट्टान है उनका जो मुख्य रूप से विस्तार है वो है दक्कन के पठारी प्रदेश पर। और दक्कन का जो पठारी प्रदेश है इसका विस्तार बनेगा आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर स्थिति महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटक, यहाँ पर है तमिलनाडु, इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या राजस्थान का पठारी प्रदेश। इस क्षेत्र में लावा क्रम या दक्कन ट्रेप का विस्तार है। तो दक्कन ट्रेप का जो विकास हुआ, ये विकास कौन से काल में हुआ और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हुआ, तो थोड़ी देर पहले मैंने स्पष्ट किया था कि भारत का जो ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट अफ्रीकन प्लेट के अपसरण से बना था। और अपसरण से यहाँ पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट जिसको नाम दिया था उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये उत्पत्ति क्रिएटिस युग में, टीएस युग, क्रिएटिस युग में भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का अपसरण हुआ था। और अपसरण के कारण जो ये अपसरण हुआ था वो हुआ था यहाँ से, दोनों प्लेटें अलग हुई थी। अपसरण का जो अर्थ होता है दो प्लेटों का एक दूसरे से दूरी पर जाना, और अभिसरण होता है उसमें दो प्लेटों का टकराव। तो अपसरण भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। इसके अलावा जैसे बताया मैंने अभिसरण, तो अभिसरण हुआ था
अपसरण, अभिसरण यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट। अभिसरण से यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई और अपसरण से भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई और इसी के साथ यहाँ पर विशाल लावा की जो परत थी वो प्रायद्वीपीय भारत पर फैल गई और यहाँ पर लगभग 2100 मीटर गहरी लावा की विशाल परत, जिसे लावा का बेसाल्ट भी कहा जाता है। तो दक्कन का जो पठारी प्रदेश है यहाँ पर है, लावा की जो परत है उसका विस्तार है या उससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। तो बेसाल्ट जो चट्टान है उसका विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र, इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो इस क्षेत्र पर लावा की बेसाल्ट के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मृदा। तो भारत में जो काली मृदा का विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है दक्कन ट्रिप। इसके अलावा लाल मिट्टी का विस्तार, तो लाल मिट्टी का विस्तार की हम बात करें तो ये पाया जाता है धारवाड़ क्रम और कोडप्पा क्रम से संबंधित चट्टानों पर, जिससे थोड़ी देर पहले पढ़ा था धारवाड़ क्रम और कोडप्पा क्रम। यहाँ पर जो जैसे बातें की थी कि प्राथमिक चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानों का नाम दिया था आग्नेय। आज ये चट्टानें, इनका रूप परिवर्तन हो चुका है और ये कायांतरित में तब्दील हो चुके हैं। तो इन चट्टानों के अपरदन से यहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, लाल मृदा। इस क्षेत्र पे पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र पे पाई जाती है काली मिट्टी का विस्तार और यहाँ पर सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार होने से दक्कन ट्रेप पे जो सर्वाधिक फसलें होती हैं उनमें होता है कपास, गन्ना। भारत का सर्वाधिक जो कपास होता है वो महाराष्ट्र और गुजरात से। इसके अलावा दक्कन ट्रेप पे स्थित प्रमुख जो नदी गाठी हैं उनमें बात करें तो आती है नर्मदा नदी गाठी। इसके अलावा नर्मदा के अलावा ताप्ती। अरब सागर की तरफ जाने वाली भारत की जो प्रमुख दो बड़ी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये लावा के बेसाल्ट पर काली मिट्टी से निर्मित मैदानों का निर्माण किया है और इन नदियों के मैदानों में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है और कपास की स्थिति स्पष्ट की कि सर्वाधिक होती है गुजरात, महाराष्ट्र में होती है। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण पड़ा है, ये निर्माण पड़ा हमने 6 क्रमों में, जिसमें पहला क्रम बताया आर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा कोडप्पा। इस क्रम में सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों का निर्माण हुआ है। उसके पश्चात पड़ा हमने विंध्यन क्रम, इसके अलावा द्रविड़ क्रम और लावा क्रम। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो ऐतिहासिक चट्टानें या इसका निर्माण से संबंधित भाग था ये कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार भारत का जो भौगोलिक इतिहास था, भूगर्भिक इतिहास, इसमें हमने पहला चरण पढ़ा आज प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम 2 चरण हैं उनको पढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होगा, उत्तर का विशाल मैदान। तो सभी को आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।